अच्छा जी, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई जे जैकोबियन टाइम्स क्यू डॉट इज इक्वल टू वी डबल ई। ठीक है, एंड इफेक्टर की वेलोसिटी बराबर है जॉइंट वेलोसिटीज़ के टाइम्स द जैकोबियन मैट्रिक्स। और ये चीज़ हमने डिराइव की थी यहाँ पर इस लेक्चर में। पिछली वीडियो में जो हमने था ये सारी इसकी डेरिवेशन की थी और ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमने कहा था कि अगर हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए कि हमें जॉइंट वेलोसिटीज़ जो हमने रोबोट को कमांड करनी है, डायरेक्टली रोबोट को भेजनी है, वो हम निकाल सकें। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये चाहिए है कि हम क्यू डॉट हासिल करें, और क्यू डॉट की इक्वेशन इससे हमारे पास आ जाती है कि क्यू डॉट इज़ इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ जैकोबियन जे इन्वर्स टाइम्स वी ई वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर। ठीक है, ये हमें पता है क्यू डॉट एक वेक्टर होता है, जितने जॉइंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। ठीक है, जैकोबियन एक मैट्रिक्स है, इसकी डायमेंशंस m क्रॉस n है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये वाला वेक्टर हमारे पास n सॉरी ये वेक्टर हमारे पास n क्रॉस 1 है। ये हमारे पास m क्रॉस n जैकोबियन होता है। ठीक है, और हमारे पास वी ई ये जो है ये m क्रॉस 1 का वेक्टर है। ठीक है, और m क्या था कि हमारे पास x के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वेक्टर x के अंदर, और x वेक्टर हमारे पास यहाँ पर अगर आपको याद हो कि वो था, उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स पोजीशन से मुतालिक थे x, बल्कि इसको अगर हम लिखें कि ये x डॉट, क्योंकि वेलोसिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, पोजीशन की नहीं बात कर रहे, तो ये x कंपोनेंट की वेलोसिटी, y कंपोनेंट की वेलोसिटी और z कंपोनेंट की वेलोसिटी, और उसके बाद ओमेगा x, ओमेगा y और ओमेगा z। ये मैट्रिक्स था हमारे, ये वेक्टर है हमारे पास x डॉट, और इसी से हमने हासिल किया था वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर, ये वाला वेक्टर। तो m इस केस में 6 है, तो जो मोस्ट जनरल केस होगा जिसके अंदर हम पोजीशन और ओरिएंटेशन दोनों की बात करते होंगे, उसके अंदर हमारे पास m हमेशा 6 होगा और n बराबर है नंबर ऑफ़ जॉइंट्स के। ठीक है, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है कि ये जैकोबियन का इन्वर्स हमारे पास कहाँ से आएगा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है जे इन्वर्स, ये हमारे पास क्या आएगा, इसके लिए हमारे पास दो शराइत हैं। ठीक है, दो शराइत हैं फॉर इन्वर्स ऑफ द जैकोबियन टू एग्जिस्ट। ठीक है, दो शराइत क्या हैं जैकोबियन इन्वर्स के लिए? इट ओनली एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू n, और दूसरी चीज़ कि j इज फुल रैंक। ठीक है, यानी इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कब बराबर होंगे? जब हमारे पास ये जो डायमेंशंस हैं जिसके अंदर हम वेलोसिटीज़ कंप्यूट कर रहे हैं उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हों, और जॉइंट्स भी रोबोट के हमारे पास 6 हों। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस फुलफ़िल होंगी, ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि J इज़ फुल रैंक। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? वो अगर आपको याद हो कि जब आपने मैट्रिसेस पढ़े थे, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, तब आपने मैट्रिसेस के रैंक्स देखे होंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन होता है कि नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट columns, number of linearly independent columns of a matrix is called is the rank of the matrix। और अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस केस में नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कॉलम्स वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के, गिवन कि हमारे पास
एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन हो। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको मैं ज़रा सा ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास लेट्स से एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसकी डायमेंशंस लेट्स से कि वो m क्रॉस n है, इसके अंदर m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। तो इसमें आपके पास इस तरह एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और सो ऑन अप टू द लास्ट कॉलम, ये टोटल n कॉलम्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स वो होता है कॉलम रैंक और रो रैंक के बराबर, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल्स टू n होता है, तो उस केस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज़ के, ठीक है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं, वो आप लिटरेचर में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ के, ठीक है, अगर m इक्वल्स टू n हो, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कि इट्स अ फुल रैंक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स उतने हो जितना n है, तो हम तो मैथमेटिकली इस मैट्रिक्स का का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर जो है ये इसके बराबर ना हो, ठीक है, अगर इसका रैंक कम हो जाए, ठीक है, इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कम हो, तो हमारे पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये मैथमेटिकली इसको आप लिटरेचर में देख सकते हैं। लेकिन उस केस में जब हमारे पास नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस हों जैसे ये बनी हुई है, तो इस केस में इसका जो फुल रैंक होगा वो m से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, m छोटा है n बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में इसका जो मैक्सिमम जो फुल रैंक कहलाता है वो m के बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वुड बी द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज अगर m के बराबर होंगी तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स कहलाएगा और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक हो गया। तो ये दो कंडीशंस होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए। एक तो उसके रोज़ और कॉलम्स बराबर हों, दूसरा ये कि मैट्रिक्स फुल रैंक हो, ठीक है। तो हम उसके अंदर थोड़ी सी आसानी करना चाह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि लेट से ये इस इक्वेशन को मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो ऊपर ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास इक्वेशन है Q डॉट इज इक्वल टू J इनवर्स टाइम्स V डबल E, तो हम इसको लिख सकते हैं JQ इज इक्वल टू J टाइम्स J इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और V डबल E। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो J मल्टीप्लाइड बाय J इनवर्स हमारे पास अगर आइडेंटिटी आता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर हो, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का भी प्रोडक्ट आपस में वो हो सकता है, आइडेंटिटी दे सकता है। इसको हम मैटलैब में चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स R है जो मैंने पहले डिफ़ाइन किया हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 5 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 6 हैं, ठीक है। और इसका जो राइट इन्वर्स है, ये जो चीज़ है, इस सूरत में J इन्वर्स जो लिखा हुआ है ये इस मैट्रिक्स का राइट इन्वर्स है। तो राइट इन्वर्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन भी एक किया हुआ है,
इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, एक आर होगी एक आर इन्वर्स होगी, अगर हम आर टाइम्स आर इन्वर्स कर दें, मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो हमारे पास 0 आना चाहिए। आर टाइम्स आर राइट इन्वर्स, इसको करें तो ये आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का राइट इन्वर्स है, कि जब हम इसको लेफ्ट पे लिखते हैं आर को और उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस राइट इन्वर्स वाली मैट्रिक्स से, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं राइट इन्वर्स। तो हमने ये कंडीशन थोड़ी सी रिलैक्स की m इक्वल्स टू n वाली। हमने कहा कि अगर हमारे पास जैकोबियन का राइट इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो उस सूरत में हम ये लिख सकते, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि m शुड बी लेस देन इक्वल टू n। तो ये कंडीशन हमने थोड़ी सी रिलैक्स कर दी। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है जैकोबियन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने की, कि अगर m लेस देन और इक्वल टू n हो, या मैट्रिक्स जैकोबियन जो है जिसको हम इन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो फुल रैंक हो। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने कर ली, उसका इन्वर्स नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हमने एक कंडीशन लगा के हमने नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए भी इन्वर्स देख लिया कि एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम राइट इन्वर्स कहते हैं। लिंक में मैं या इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर डिटेल्स हैं, इसकी थ्योरी डिस्कस की हुई है कि राइट इन्वर्स मैट्रिसेस का किस तरह कंप्यूट किया जाता है, और इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा काम अब हमने ये करना था कि जैकोबियन इज़ फुल रैंक, इसको हम किस तरह से वेरीफाई करें। इसलिए कि प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे हमारा रोबोट एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन की तरफ मूव करता है तो इसका रैंक जो है ना सिंगुलर पोज में जाके इसकी फुल रैंक नहीं रहती। सिंगुलर पोज में जाके ये फुल रैंक नहीं रहती, इसका मतलब है कि इन्वर्टेबल नहीं रहती। हम पहले इसको देख चुके हैं कि उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स वो m के बराबर नहीं रहते, इससे कम हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता और हमारा रोबोट एक सिंगुलर पोज में चला जाता है। ठीक है, तो इसको इंश्योर करने के लिए हम अपना कंट्रोलर इस तरह से डिज़ाइन करें कि ये कभी भी सिंगुलर कन्फिग्रेशन में ना जाए। तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे जो आपने शायद लीनियर अलजेब्रा में या कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, SVD। ठीक है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या कहती है कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन अगर हम किसी मैट्रिक्स का निकालें तो वो हमारे पास, कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ ब्लू, अगर हम किसी मैट्रिक्स की सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करें, लेट्स से हम J की करते हैं, तो वो हमें एक मैट्रिक्स देता है, एक तीन मैट्रिसेस देता है। एक मैट्रिक्स है U, एक मैट्रिक्स है सिग्मा और एक मैट्रिक्स है V। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जब मैं ये तीन मैट्रिसेस हासिल कर लूँ तो मेरे पास इन तीन मैट्रिसेस का इस तरह का प्रोडक्ट U सिग्मा V ट्रांसपोज ये बराबर होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस केस में इसकी डायमेंशंस अगर आप याद रखें कि जैकोबियन जो है वो m क्रॉस n है। U मैट्रिक्स जो होगा एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और m क्रॉस m होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी U की क्या होगी कि U ऑर्थोगोनल होगा, मींस कि U टाइम्स U ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, जो सिग्मा मैट्रिक्स है इसकी ये क्या होगी, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसके अंदर m रोज होंगी और इसके n कॉलम्स होंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिग्मा जो है वो डायगोनल होगी, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। और V मैट्रिक्स जो है ये n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा,
n क्रॉस n, और ये भी, इसकी भी यही प्रॉपर्टी होगी कि ये ऑर्थोगोनल है, यानी v टाइम्स v ट्रांसपोज विल गिव यू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन, SVD। हम किसी एक मैट्रिक्स को तीन मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास यहाँ पर एक m रोज़ और n कॉलम्स वाला जैकोबियन मैट्रिक्स है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हैं नंबर ऑफ़ रोज़ से, और हमारे पास इसके नतीजे में हमारे पास जो मैट्रिसेस आ रहे हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है जो m क्रॉस m का है। ठीक है, एक m क्रॉस m का स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, दिस इज आवर u। ठीक है, ये दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास m क्रॉस n का है, m क्रॉस n का है, और तीसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रहा है, इसको अगर हम डिलीट कर दें, ये जो हमने लिखा था, तो तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास जो बन रहा है वो अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इस सूरत में n क्रॉस n का है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स की डीकम्पोजिशन हो गई। इसको हमने डिवाइड कर दिया तीन डिफरेंट मैट्रिसेस में। ये मैट्रिक्स हमारे पास जैकोबियन है, ये हमारे पास मैट्रिक्स U है, ये मैट्रिक्स हमारे पास सिग्मा है, और ये मैट्रिक्स हमारे पास V है। ठीक है, ये हमारे पास m क्रॉस n है, ये हमारे पास m क्रॉस m है, इसकी डायमेंशंस m क्रॉस n है, और ये हमारे पास n क्रॉस n है। ठीक हो गया, और इसमें इस डिकम्पोजिशन से हमने क्यों हम डिकम्पोजिशन करना चाह रहे हैं, इस डिकम्पोजिशन से हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास ये सिग्मा एक मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, और सिग्मा मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती होंगी डायगोनल्स पे, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और डाउन टू सिग्मा 0। ठीक है, कितनी ये सिंगुलर वैल्यूज़ ये कितनी होंगी, ये वाली वैल्यूज़ सिंगुलर वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये कितनी वैल्यूज़ होंगी टोटल, ये टोटल m वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो ये आखिर में हमेशा एक कॉलम ज़ीरोज़ का बच जाएगा। ये यहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे और यहाँ पे भी ज़ीरोज़ होंगे, और ये आखिरी टर्म भी ज़ीरो होगी। ये डायगोनल पे सिर्फ वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती होंगी, और ये वाली, और यहाँ ये टोटल इस सॉरी आखिर में मैंने सिग्मा 0 लिख दिया, ये सिग्मा m है। लास्ट जो वैल्यू है सिग्मा 1 2 से लेके सिग्मा m तक। ठीक हो गया, इस डिकम्पोजिशन से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, इसलिए उसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स की कुछ बड़ी अहम प्रॉपर्टी है। ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं सिंगुलर वैल्यूज़, इनकी बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं, यानी सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सो ऑन अप टू सिग्मा m, आखिरी वैल्यू सिग्मा m विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर हम कहें कि R हमारे पास रैंक
है, अगर हम ये कहें कि आर हमारे पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है, रैंक ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स है, तो इस केस में वो सारी वैल्यूज़ जिसके अंदर जो रैंक से बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें आई जो है वो ग्रेटर देन द रैंक हो जाता है, आई इज़ ग्रेटर देन आर, तो उस केस में जो इसकी सिंगुलर वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैकोबियन, जैसे जैसे रोबोट मूव करेगा उसका जैकोबियन चेंज होगा, जैसे ही रोबोट सिंगुलर कन्फिग्रेशन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि जैकोबियन का इन्वर्स अब पॉसिबल नहीं होगा। जे जो है ना, इसको कहते हैं इट इज़ लूजिंग रैंक, कि उसका रैंक कम होता जा रहा है। तो उसका रैंक कम होना किस तरह पता चलेगा? कि ये वाली वैल्यूज़ जो आखिर वाली वैल्यूज़ हैं ये छोटी होती चली जाएंगी, ये वैल्यू सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, आखिरी वैल्यू सबसे छोटी होगी, ठीक है। अगर सिंगुलर पोज आ गया तो ये आखिरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सिंगुलर होने का मतलब क्या है? कि इसका रैंक, जो इसका फुल रैंक होता है वो एम के बराबर होता है, फुल रैंक एम के बराबर है। तो रैंक ऑफ जे जिस वक्त इस एम से कम हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अब उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, और उसकी निशानी होगी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के अंदर, सिग्मा मैट्रिक्स के अंदर, कि ये जो सिग्मा एम, ये जो लास्ट वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम देखते रहते हैं कि ये वैल्यू बहुत छोटी ना हो, एक सर्टन थ्रेशोल्ड, उसके लिए आमतौर पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि हम सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा वन का रेशो देखते हैं, और कहते हैं कि ये रेशो एक सर्टन वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ा रहे। जब तक ये उससे बड़ा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जैकोबियन है वो एग्जिस्ट, जो उसका जैकोबियन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और जब ये इस सर्टन थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाएगा, इस सर्टन थ्रेशोल्ड से एप्सिलॉन से, ये रेशो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अब जो है ना रुक जाओ, ठीक है। अब हम अपने रोबोट को कहेंगे कि रुक जाओ, ठीक है, और इस तरह से हमारा रोबोट डैमेज नहीं करेगा किसी चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी कमांड्स देनी थी। यहाँ पे ये जो हम वेलोसिटी कमांड्स निकाल रहे हैं ये हमने रोबोट को भेजनी थी, और जब ये कंडीशन आ जाएगी कि ये वाली टर्म, ये सिग्मा एम और सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये रेशो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, तो हम इसको रोक देंगे, ठीक हो गया। इसका एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, तो ये रेशो अगर एक सर्टन थ्रेशोल्ड एप्सिलॉन से कम होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो हम उसको रोक देंगे, हम उसको रोक देंगे रोबोट को कि अब मज़ीद मूव ना करे। तो हमारा रोबोट किसी चीज़ को डैमेज तो नहीं करेगा, लेकिन वो मैथमेटिकली स्टक हो गया। यानी अब आप रोबोट को मूव करने के लिए कोई डेल्टा एक्स देते हैं, एक्स डॉट देते हैं, जिससे आप जैकोबियन इन्वर्स कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, और उससे आपने क्यू डॉट यानी जॉइंट वेलोसिटीज़ निकालनी है। लेकिन इस चेक पे पहुंच के कि दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन दिस एप्सिलॉन, ये चेक फेल हो जाता है। ये चेक फेल हो जाएगा तो आपका कंट्रोल सॉफ्टवेयर एक एरर जनरेट करेगा कि आई एम अनएबल टू मूव द रोबोट। अब रोबोट को मूव करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाया, जो आगे रोबोट को कंट्रोल, कार्टेशियन कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो रुक गया, अब वो नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन, इट्स नॉट अ रोबस्ट सोल्यूशन। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं एक मैट्रिक्स दिखाता हूँ आपको,
तो एक इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है जो हम देखते हैं कि अगर हम लेट्स से कि इस सिग्मा मैट्रिक्स का इन्वर्स देखें, सॉरी सिग्मा मैट्रिक्स का इन्वर्स कंसिडर करें, तो चूंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो उसका ट्रांसपोज होता है और हर वैल्यू उसके अंदर इन्वर्ट हुई भी होती है। दैट बाय डेफिनेशन एक डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स इस तरह लिया जाता है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 1/σ1, फिर डायगोनल पे 1/σ2 करते करते सो ऑन अप टू 1/σm। बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, ये आखिरी कॉलम भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, इस केस में ये जो सिग्मा इन्वर्स है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी कि इसके अंदर n नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और m इसके कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने क्यों कंसिडर किया? ये मैट्रिक्स हमने इसलिए कंसिडर किया कि हमारे पास एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो हमने की थी उसके जो कंपोनेंट मैट्रिसेस थे उनको अगर हम इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें v टाइम्स सिग्मा इन्वर्स, ये जो मैट्रिक्स हमने लेफ्ट पर लिखा, टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ u, तो ये हमारे पास जैकोबियन इन्वर्स के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट इन्वर्स। ये जैकोबियन के राइट इन्वर्स के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे रोबोट हमारा मूव कर रहा है ये सिग्मा m की वैल्यू बहुत छोटी होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे रोबोट मूव कर रहा है और सिंगुलर पोजीशन के करीब पहुंच रहा है, वैसे नहीं, अगर सिंगुलर पोजीशन को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास ये वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जो सिंगुलर कन्फिग्रेशन है उसमें पहुंच के ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और जब ज़ीरो हो जाएगी तो हम ये पूरी चीज़ 1/0 कंप्यूट नहीं हो सकती, तो कोई एरर हमारा थ्रो कर देगा। हमने वो चेक लगाया हुआ है σ1 डिवाइडेड बाय σm शुड बी ग्रेटर देन अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एप्सिलॉन। तो लेकिन वो हमें हमारे रोबोट को रोक तो देगा लेकिन हमें कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। हम क्या चाहते हैं कि हमारा रोबोट मूव करते करते अगर सिंगुलर पोज के करीब पहुंच जाए तो मज़ीद सिंगुलर पोज की तरफ हम उसको ना मूव कर सकें, लेकिन सारी वो कमांड जिनसे वो सिंगुलर पोज से वापस हट रहा है, सिंगुलैरिटी से दूर जा रहा है, वो वाली कमांड्स हम इशू कर सकें। तो उसमें हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम ये करते हैं कि अगर ये सर्टन वैल्यू सिग्मा m की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि इफ़ सिग्मा m डिवाइडेड बाय σ1 इज़ लेस देन अ सर्टन थ्रेशोल्ड एप्सिलॉन, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो आखिरी टर्म है 1 डिवाइडेड बाय σm की, इसको आप असाइन कर दो वैल्यू 0। ठीक है, हम इस पूरी टर्म को बजाय कि वो इनकम्प्यूटेबल या इन्फिनिटी बन जाए हम इसकी जगह 0 डाल देते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की जो मैट्रिक्स है ये सिग्मा इन्वर्स तो नहीं है, इसको हम सिग्मा प्लस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिग्मा प्लस से। तो हमारे पास यहाँ पर भी ये मैट्रिक्स बन गया सिग्मा प्लस और इससे हमारे पास जो जैकोबियन आ रहा है इट इज़ नो लॉन्गर अ राइट इन्वर्स, बल्कि इसको हम J प्लस से डिनोट करते हैं और दिस इज़ नाउ कॉल्ड अ सूडो इन्वर्स, अ सूडो इन्वर्स। ठीक है, इसकी बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जब तक तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी जब तक हम ये वाली ज़ीरो प्लग इन नहीं करते तब तक तो हमारे पास एप्सिलॉन का इन्वर्स आएगा, सॉरी सिग्मा मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा और हमारे पास राइट इन्वर्स जैकोबियन का आएगा और हमारे पास जो हमने
लिखा था कि क्यू डॉट इज इक्वल टू जे इनवर्स वी ई ई, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये जैकोबियन इन्वर्स एग्जिस्ट करता रहेगा और ये हम लोग क्यू डॉट कंप्यूट कर सकेंगे। जब हमारे पास एक सिंगुलर पोज के करीब पहुंच जाएगा रोबोट, जिसकी निशानी ये होगी कि ये रेशो लेस देन एक एप्सिलॉन, एक थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगा, और हम इस वैल्यू को ज़ीरो पुट कर देंगे, तो क्या होगा, तो हमारे पास सूडो इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। सूडो इन्वर्स आ जाएगा तो हमारे पास हम क्यू डॉट फिर भी निकाल सकेंगे। हम लिख देंगे कि क्यू डॉट इज इक्वल टू जे प्लस, यानी सूडो इन्वर्स ऑफ जैकोबियन टाइम्स वी ई ई, ठीक है। इस तरह अब हमारा रोबोट, अब जो कमांड्स अब आएंगी क्यू डॉट की, ये रोबोट को सिंगुलैरिटी के मज़ीद करीब नहीं जाने देंगी, ठीक है। अगर हम उसको दूर हटाने के लिए वी ई ई कमांड करेंगे तो हमारा रोबोट आराम से हटता चला जाएगा, लेकिन अगर उसको हम सिंगुलर पोज की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो रोबोट रुक जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सूडो इन्वर्स कहते हैं। इसकी हमने सारी थियरी डिस्कस की कि सूडो इन्वर्स क्या होता है। उसके लिए हमने सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन यूज़ की। मैटलैब में सूडो इन्वर्स कंप्यूट करने के लिए फ़ंक्शन अवेलेबल है, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन के लिए फ़ंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हमने सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन करनी हो किसी मैट्रिक्स की, तो हम लिखते हैं u कॉमा एस कॉमा वी, एस इस केस में सिग्मा है, इज़ इक्वल टू एस वी डी फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर अपनी मैट्रिक्स पास कर दी। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गई, यू मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और ये इसके अंदर 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं, 5 रोज़ हैं 5 कॉलम्स हैं, m क्रॉस m की है। सिग्मा मैट्रिक्स हमारे पास है। सिग्मा मैट्रिक्स वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अंदर आप देखें ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये वैल्यूज़ हैं, सारी पॉजिटिव हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, और आखिरी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी इसका इन्वर्स पॉसिबल है, राइट इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। और हमारे पास वी मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इसका राइट इन्वर्स हम अगर कंप्यूट करना चाहें तो हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि हम v टाइम्स s सिग्मा इन्वर्स, ये हमारी s मैट्रिक्स है, टाइम्स u ट्रांसपोज, ये करेंगे तो हमारे पास राइट इन्वर्स ऑफ j आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका इन दो वैल्यूज़ का हम रेशो देख रहे होते हैं, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ का हम रेशो देख रहे होते हैं और ये सर्टेन थ्रेशोल्ड एप्सिलॉन से ज़्यादा होना चाहिए। और एक चीज़ आपको पिछले लेक्चर से याद होगी कि हमने देखा था कि हमने कहा था कंडीशन नंबर किसी मैट्रिक्स का हम देखते हैं कि जब बहुत बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स एक सिंगुलर पोज को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का आर का कंडीशन नंबर वो 23.8627 है। ये आपने पूछा था कि ये कंडीशन नंबर क्या होता है, तो उसका कंडीशन नंबर सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा m, ये रेशो हमें कंडीशन नंबर देता है। इस वैल्यू को अगर मैं कॉपी करूं और मैं इसको कहूँ डिवाइडेड बाय दिस लास्ट वैल्यू, तो ये जो रेशो है ये देखें, कंडीशन नंबर ऑफ r वो इसके बराबर है, ठीक है। तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा m, दिस गिव्स मी द कंडीशन नंबर। आपने पूछा था कि कंडीशन नंबर मैथमेटिकली किस तरह कंप्यूट होता है, तो जब हम किसी एक मैट्रिक्स को की सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन करें और हमारे पास ये सिग्मा मैट्रिक्स आ जाए, सिग्मा मैट्रिक्स के अंदर सिंगुलर वैल्यूज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और इनका रेशो हम देख रहे हैं, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा m। ये रेशो, ये वैल्यू सिंगुलर पोज के करीब जब पहुँचते जाएंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है।
इसलिए मैंने कहा था कि कंडीशन नंबर जो जो रोबोट सिंगुलर पोज को अप्रोच करता है तो हमारा कंडीशन नंबर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास मैटलैब में सूडो इन्वर्स के लिए फंक्शन है। रॉस्ट यूज़ करेंगे, उसके अंदर भी पाइथन के अंदर C++ के अंदर जितनी भी मैथमेटिकल लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती होंगी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं रोबोटिक्स के अंदर, उनके अंदर इस सूडो इन्वर्स के सूडो इन्वर्स की लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती है, सूडो इन्वर्स के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। और सूडो इन्वर्स का फंक्शन क्या करता है? सूडो इन्वर्स का फंक्शन हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का राइट इन्वर्स कंप्यूट करके दे देता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, दूसरी तरह से हम उसको कॉल कर सकते हैं कि हम उसको ये एप्सिलॉन टॉलरेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली द टॉलरेंस ट्रीट्स ऑल सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए दैट आर लेस देन टॉलरेंस एज ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। तो हम ये टॉलरेंस भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग पी इन्वर्स ऑफ आर अगर कंप्यूट करें तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया। ठीक है। और ये राइट इन्वर्स है आर का, ये कंफर्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से कि मैं इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लूँ, या इसी तरह लिख लेते हैं आर टाइम्स जो मेरे पास आंसर है, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सूडो इन्वर्स ऑफ आर से जो आंसर मेरे पास आया है, दिस इज़ द राइट इन्वर्स ऑफ माई ओरिजिनल मैट्रिक्स आर। ठीक है। विद द एडिशनल प्रॉपर्टी कि अगर मैं देखूं कि ये मेरी सिग्मा एम की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ये रेशो सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा वन, ये रेशो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से कम हो जाता है जो मैं इस टॉलरेंस में स्पेसिफाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास मुझे एक सूडो इन्वर्स रिटर्न कर देगा जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी तो नहीं होगी ये प्रॉपर्टी तो उसकी नहीं होगी कि उसको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए, लेकिन हम उसको रोबोट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ठीक है। तो ये अलाउ करता है हमारे रोबोट को टू ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द सिंगुलर पोज। तो ये कार्टेशियन कंट्रोल की कुछ समरी है कि आपके पास एक रोबोट गिवन है जिसके अंदर सारे जॉइंट के ट्रांसफॉर्म्स आपको मालूम है। ठीक है। हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस, ये करंट ट्रांसफॉर्म भी गिवन है, और हमारे पास ये डिज़ायर्ड ट्रांसफॉर्म भी गिवन है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ये चीज़ें गिवन है। इस कार्टेशियन कंट्रोल में अजम्पशन क्या है कि हमारे पास सारे जॉइंट्स रेवोल्यूट हैं। दूसरी अजम्पशन हमारे पास ये है कि सारे जॉइंट्स रोटेट करते हैं अबाउट द लोकल जी एक्सिस, जो डीएच पैरामीटर की भी अजम्पशन होती है, डीएच टेबल की भी अजम्पशन होती है। और इस सिस्टम से हम आउटपुट क्या लेना चाह रहे हैं? हम जॉइंट वेलोसिटीज़ क्यू डॉट कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। हमारे पास ये जो दो ट्रांसफॉर्म्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हम डेल्टा एक्स कंप्यूट करेंगे। ठीक है। ये करंट पोज है, ये डिज़ायर्ड पोज है, इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग डेल्टा एक्स कंप्यूट करेंगे, और उसके बाद हम इससे एक्स डॉट हासिल करेंगे। ठीक है। और वो हमने देखा था किस तरह एक प्रोपोर्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करें डेल्टा एक्स से, तो हमारे पास ये एक्स डॉट आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इन द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम। और ये हमारे पास ट्रांसपोज हमारे पास, और ये ट्रांसफॉर्म हमारे पास गिवन है। इसको यूज़ करते हुए हम लोग वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इन इट्स ओन कोऑर्डिनेट फ्रेम हासिल कर सकते हैं। ये हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है। और फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? फॉर ई जॉइंट जे वी विल कंप्यूट, ये मैट्रिक्स हमने देखी थी कैपिटल वी जे, आप रिवाइज कर लीजिएगा पिछली वीडियो में। कैपिटल वी जे हम हासिल करते हैं हर जॉइंट के लिए, और फिर उसका जो लास्ट कॉलम है उसको हम असेंबल करते हैं, क्योंकि लास्ट कॉलम टाइम्स क्यू जे डॉट उस पर्टिकुलर जॉइंट की वेलोसिटी को अगर उससे मल्टीप्लाई करें तो वो एंड इफेक्टर की वेलोसिटी में जो उसका कंपोनेंट होता है वो हमें देता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो कैपिटल वी जे मैट्रिक्स आ रही है, इसका लास्ट कॉलम असेंबल करते हैं और उससे हम अपना जैकोबियन मैट्रिक्स हासिल कर लेते हैं। ये जैकोबियन मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स केस में फिर हम अ, उसका सूडो इन्वर्स कंप्यूट करते हैं। सूडो इन्वर्स हमें एग्जैक्ट इन्वर्स देता है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो लेकिन फुल रैंक हो, उस केस में जैकोबियन का इन्वर्स हमें सूडो इन्वर्स हमें राइट इन्वर्स ऑफ जे प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हम एक टॉलरेंस एप्सिलॉन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके नतीजे में हम लोग इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए हमारे पास क्यू डॉट आ जाता है। ये क्यू डॉट क्या है? ये वेलोसिटी वेक्टर है, हर जॉइंट की वेलोसिटी जो हमने डायरेक्टली कमांड भेजनी है रोबोट को। ठीक है, तो ये हमारे पास जब वेलोसिटीज़ आ गई तो ये वेलोसिटीज़ हम अपने रोबोट के जो कंट्रोल सॉफ्टवेयर उसको भेज देते हैं कि अब जॉइंट 0 को इस वेलोसिटी से मूव करो, जॉइंट 1 को इस वेलोसिटी से मूव करो, जॉइंट 2 3 4 हर जॉइंट को किस वेलोसिटी से मूव करना है वो हमारे पास आ गई, तो हम अपने रोबोट को मूव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट कार्टेशियन कंट्रोल की समरी है। इस तरह से हम अपने रोबोट को के लिए कंट्रोल सॉफ्टवेयर लिखते हैं।